हेलो, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ में जबरदस्त। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे? आज सीटेट हम लोग सीटेट सीटेट 2014 का पेपर करेंगे हम लोग, जो सितंबर में आपका हुआ था। सितंबर में जो आपका पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, जो सितंबर पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे ईवीएस। सीट भी मैंने कंप्लीट करा दिया था, ईवीएस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इधर उधर ज्यादा बातें न करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 करा, देखिए। कह रहे खेल खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? चलिए समझते चलेंगे। देखिए, ऑप्शन करें आपका ऑप्शन ए करें। देखिए, ऑप्शन ए करें। देखिए, करा यहां पे कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाएं कार्य बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। समझते चलेंगे। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन में देखिए अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कह रहे कि प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए उन्हें खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेलों से परिचित कराना, जिससे उनकी जानने की इच्छा बढ़े तथा वे प्रकरण के शिक्षण में अधिक से अधिक भाग ले सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 दिया है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ कह रहे हैं कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करती है। कौन कौन सा? देखिए, पहला इसमें कह रहा है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, और दूसरा कह रहा है कि विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आपको शुरू हो रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, और दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, और डी कह रहा है कि अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन को देखेंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी को उन्हें हमारे और पक्षियों के बीच के संबंध को चार्ट बनाकर समझाना तथा पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखेंगे। 63 कह रहे देखिए, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। तो ऑप्शन देखिए, हाँ आपका देखिए ऑप्शन ए करा है। और दूसरा कह रहे कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, और देखिए तीसरा कह रहे हैं, आप समझते चलेंगे।
तीसरा कह रहे कि तीसरा देखिए आपको कह रहा है कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। और डी कह रहा है कि परीक्षा शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सबसे कम प्रभावित होगी। अगर देखा जाए तो सबसे कम प्रभावित आपकी चौथी वाली होगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। अब थोड़ा समझेंगे, एक्सप्लेन को समझ में करें कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन को निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करना होगा। जैसे उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले यह बताना होगा कि वृक्ष को हमारे जीवन में कितना महत्व है तथा उनके बिना हमारा जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं, तथा साथ ही उनके कुछ ऐसे चलचित्र पोस्टर आदि दिखाने होंगे जिससे उनके अंदर वृक्षों के प्रति संवेदनशील की भावना उत्पन्न हो, लेकिन उन्हें कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने पर उन पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना क्रियाकलाप को कम प्रभावित करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 कर देखिए कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य देश सुधार करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संवेगात्मक कौशलों में, ऑप्शन बी कह रहा है चिंतन कौशलों में, ऑप्शन सी कह रहा है कि बोलने संबंधी कौशलों में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अवलोकन कौशलों में। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से प्रश्न कर रही है तो बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा। ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएंगे, ठीक, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप थोड़ा एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे तरीके से। आंचल का कक्षा में गहन जांच पड़ताल करने के प्रश्न और कल्पना परक प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि वह अपने चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। अर्थात आंचल एक जिज्ञासु छात्रा है जिसे अपने विषय से संबंधित ज्ञान और उसमें प्रश्न करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अतः इसके कारण वह अपने चिंतन कौशलों को सुधारना चाहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 65 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाया। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। और डी कह रहा है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आपका डी राइट होगा। थोड़ा समझते चलेंगे, एक्सप्लेन को समझेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा समझते हम चलेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि ये एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण था कि जब वह पाठ को पढ़ रही थी तब वह शिक्षार्थियों का ध्यान पूर्ण रूप से पाठ पर केंद्रित नहीं करा सकी तथा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है देखिए कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा, देखिए समझते हैं चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। ऑप्शन बी कह रहे कि विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में
शिक्षार्थियों की मदद करना, और सी ऑप्शन करेक्ट कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, और डी करेक्ट शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका, अगर जिसमें शिक्षार्थियों को अवसर दिया जाता है, मौके दिए जाता है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हम लोग, एक्सप्लेन आप देख लीजिएगा, उसी तरीके से दिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे देखिए, ईवीएस एवं ईवीएस संक्षेपण देश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा है इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन बी कह इन्वायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन सी कह रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडी, और डी कह रहा है कि इन्वायरमेंटल स्किल। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इसका हो जाता है ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडी अर्थ होता है, प्रयुक्त करता है। ठीक, इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, अगर पूछा तो ये इसका इन्वायरमेंटल स्टडी होता है ईवीएस का। ठीक, उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग। कह रहे कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः कह रहे की स्थिति में है दिल्ली के। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। कह रहे कि भारत के मानचित्र में दिल्ली स्थित सापेक्ष हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। ये मानचित्र आधारित ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करना पड़ता है, आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे देखिए 69 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक कक्षा कक्ष में बड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, और ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया से साथ जोड़ना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन अगर निगेटिव पूछ रहा है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कह रहे कि शिक्षक कक्षा के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नहीं, हमें कड़े अनुशासन नहीं बनाना है, हमें बच्चों के अनुसार चलना है, बच्चों के हित में रखते हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण आज्ञा देना, ताकि शिक्षार्थी बिना किसी डर के अपने सही प्रश्नों का हल पूछ सकें। यानी हमें क्लास में ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चा अच्छे तरीके से पूछ सके, डराना धमकाना उनको नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूरी खाने को सुझाव देता है, तो मरीज में किस प्रकार के रोग से पीड़ित है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एनीमिया से पीड़ित है व्यक्ति। ठीक, क्योंकि उसको खून की कमी है। चलिए थोड़ा समझते एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयां लिखता है तथा साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, तो वह मरीज अनीमिया रोग से पीड़ित है। अनीमिया के मुख्य लक्षण सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना और थकान होना। ये सब एनीमिया, अगर खून की कमी होगी तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी। उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है सेक कर, ऑप्शन सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन बी कह रहा है कि तलकर, भिगोकर, भूनकर, और ऑप्शन सी कह रहा है कि सेक कर, तलकर, भूनकर, और ऑप्शन डी कर उबालकर, गूंथ कर और भूनकर। अगर देखा जाए तो सबसे अगर बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाए सी राइट हो जाएगा, सेक कर, तलकर और भूनकर। थोड़ा समझते चलेंगे। खाना पकाने का तरीका सेक कर, तलकर और भूनकर, इसी तरीके से खाना पकाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी से पेडागोजी खत्म हो गया, अब एनसीईआरटी आपकी शुरू हो रही है। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई
इस पेड़ करे कि गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, तो यह पेड़ कहा जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए कह अबू धाबी में, ऑप्शन बी कह ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी कह रूस में, ऑप्शन डी कह रहा है कि राजस्थान में। तो ये देखिए, अगर ये आपका पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, क्यूरिस्कोस इसका नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखेंगे। 73 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन। यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक, यह भारत का भाग है, इसकी ऊंची, ये तो भारत का भाग है, इसे गलत हो जाएगा। यह तिब्बत का भाग है, इसकी ऊंचाई, ऊंची चोटी क्या है, ये भी गलत होगा। यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसके चोटी क्या है। तो देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका ए राइट हो जाएगा, आपका ए राइट हो जाएगा। ये नेपाल का भाग है, थोड़ा समझते चलेंगे। अब देखिए इसमें मीटर इसकी ऊंचाई किस तरह दिया है, लेकिन मेन जो बुक है उसमें कैसे दिया है। कह रहे माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह प्रश्न तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। करे कि नजदीकी उत्तर विकल्प यही हो सकता है। मतलब देखिए इसमें अगर देखा जाए सिर्फ नेपाल भाग से सही, बाकी इसका ऊंचाई गलत है, इसलिए ऑप्शन कोई गलत नहीं, सिर्फ नजदीकी की वजह से इसको ऑप्शन ए माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम लोग। 74 कह रहा है कि कांसायानी ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, कौन कौन से, तांबा और टीन। ऑप्शन ए कह रहा है तांबा और टीन, और बी कह रहा है तांबा और लोहा, ऑप्शन सी कह रहा है एल्यूमिनियम और टीन, और डी ऑप्शन डी कह रहा है कि तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन अगर देखें तो ये सबसे बेस्ट होगा। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि कांसायानी ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातु कौन है, तांबा और टीन। तो देखिए एनसीईआरटी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें 15 में 15 आप नंबर ला सकते हैं। 15 में अगर 15 आप ला देंगे तो, और पेडागोजी में अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अच्छा खासा ईवीएस में नंबर, ये सब नंबर बढ़ाने वाली ये सब्जेक्ट है। ठीक, और मैथ में भी, मैथ में कुछ कैलकुलेशन सवाल, बाकी पेडागोजी को अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, पास अच्छे नंबरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, देखिए कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन है, जो पक्षी हमारे तुलना में, यानी देखिए एक पक्षियों के पक्षी वाले टॉपिक से दिया गया है। ये ऑप्शन देखिए, और ये आपका है बाज, कबूतर, तोता, और ऑप्शन बी कह रहे बाज, चील, गिद्ध, ऑप्शन सी कह रहे फाख्ता, कौवा, मोर, और ऑप्शन डी कह रहे कौवा, चील, बुलबुल। अगर देखें तो इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चील, बाज, गिद्ध। ये जो क्या होते हैं, मनुष्य से 4 गुना देखते हैं। क्यों देखते हैं, यहाँ समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। कह रहे कि हमारी तुलना में 4 गुना दूर तक देख सकने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, चील, बाज, गिद्ध। चील, इनमें काली चील, ठीक, काली चील, ब्रह्मी या खैरी चील, आलबिल्ड आदि, ये चील आदि ये लगभग 2 फुट लंबी चिड़िया होती हैं। बाज जो होता है एक शिकारी पक्षी है, तो आपसे भी पूछ सकता है कि शिकारी पक्षी कौन है, तो बाज है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, देखिए कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना, और ऑप्शन बी कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, और ऑप्शन सी कह रहे हैं शिक्षार्थियों को यह कहना कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सैंपल पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। वही कह रहे देखिए यहाँ पे कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण स्तर पर आधारित प्रकरण से परिचित कराने के लिए शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वो अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77 हम लोग देखेंगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीला कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह देश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन ए करें दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, और ऑप्शन बी करें कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से साथ जोड़ना। ऑप्शन सी करें जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, और डी करें कि जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। अगर देखें तो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको बाहरी जीवन से जोड़ना है उनके वास्तविक जीवन से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं। एक्सप्लेन आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आप देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। वो करे कि जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। कह रहे कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। कह रहे कि यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव कहाँ हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है असम में, ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु, और ऑप्शन सी कह रहा है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका असम राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह मौसम हमारे आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ घर बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां बाढ़ बहुत आती है। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 79 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा देखिए कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज कराना। ऑप्शन बी कह रहा है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, और सी कह रहा है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा को व्याख्या करना। तो देखिए ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट आपका सी राइट हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना नहीं है, यानी इसमें निगेटिव पूछा था, और बाकी आपका ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निगेटिव पूछा था आपका, निगेटिव सी था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी में कोयल, ऑप्शन डी मैना। अब अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा उल्लू। अब देखिए समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। उल्लू यह एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है, उसे दिखाई तो दिन में देता है। कह रहे कि देखो यह विचित्र पक्षी है कि रात में दिखाई देता है, उसे दिखाई तो दिन में देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात में। कह रहे कि रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को कितना 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? ऑप्शन ए कह रहा है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी कह रहा है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी कह रहा है 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी कह रहा है 4 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन ए आपका सबसे बेस्ट होगा, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अब थोड़ा समझते चलेंगे इसके बारे में। कह रहा है कि ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए वे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आपसे पूछ सकता है इसकी लिपि कितनी है,
तो 64 आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 करा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कह रहा है कि केरल और ऑप्शन डी कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो केरल में देखिए सबसे ज्यादा नारियल होते हैं, तो ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएगा। केरल के लोग अपने घर के आंगन में टेपियोका यानी साबूदाना और नारियल जैसे खाने की चीजों को उगाते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 का है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन ए कह रहा है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन सी कह रहा है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न करना, और डी कह रहा है कि अधिक हस्तपरक अनुभव कराना। ऑप्शन अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आपका सी राइट हो जाएगा, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ताकि बच्चे उस पर सोच सकें। ठीक, तो चलिए थोड़ा समझते एक्सप्लेन को। कह रहे कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे पहले यह देखें कि शिक्षार्थियों की रुचि किस विषय में है, और फिर उस विषय से संबंधित गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 यानी क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे। 84 करें देखिए कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कौन सा। ऑप्शन ए करे कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, और बी करा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें, और ऑप्शन सी कह रहा है कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, ऑप्शन डी कह रहा है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। अब देखिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सुझाव देना चाहती है कि वे अपने द्वारा कम से कम पर्यावरण को दूषित करें, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। मतलब देखिए थोड़ा समझा दें कि ये बताना चाहती है पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है। तो जैसे हम अपने पर्सनल गाड़ियों से जाते हैं तो उसको यूज ना करके हम सार्वजनिक जैसे बस ट्रेन से अगर हम जाएंगे तो वो चीज जो हम अपना पर्सनली यूज करते हैं तो उससे पर्यावरण से सुरक्षा हो सकती है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 करें देखिए, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय यह करे के समय निम्न चरणों के क्रम में नहीं का अनुपालन करे। अब देखिए ऑप्शन एक कह रहा है कि प्रश्न लिखना, और दूसरा कह रहा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, और 3 कह रहा है कि प्रश्न पत्र का संपादन करना, और चौथा कह रहा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो देखा जाए तो अगर अनुपालन करने दिए जाने में सही क्रम कौन सा है, ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका ए राइट हो जाएगा। पहले हम रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे अनुमान करें। अनुपालन के अनुसार आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे हम लोग। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। कह रहे ऑप्शन ए कह रहे कि 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है, सही बात है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झड़ियां खा जाती है, और सी कह रहे कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, और ये कह रहे ऑप्शन सी यानी डी कह रहे देखिए हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते नहीं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन अगर सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि एक स्तनधारी जंतु है हाथी, कह रहे कि इसके 3 महीने के बच्चे का भार कितना 2 क्विंटल होता है। अब देखिए इतना बड़ा बच्चा है, ठीक है ना, हाथी का बच्चा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 1 महीने के लिए
बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन बी का है कि शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन कौशल का विकास करना। और ऑप्शन सी का है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। और डी का है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना। और देखिए अगर इससे तो बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा इस तरीके से। तो ऑप्शन बी देखिए राइट होना चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन इसमें देखिए बी आपका राइट है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा। ठीक। अब थोड़ा ऑप्शन देखेंगे 88। बिहार बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहे अप्रैल से जून, ऑप्शन बी कह रहे जुलाई से सितंबर, और ऑप्शन सी कह रहे अक्टूबर से सितंबर, और डी कह रहे जनवरी से मार्च। तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएगा। देखिए कह रहे थोड़ा समझते चलेंगे। मधुमक्खी पालन में बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। कह रहे इससे पंजाब में सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के लिए अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग टाइप में आगे। यदि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इस तरीके जब क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या करते हैं, हम उसका टाइमिंग निकालते हैं। देखिए आप रेलगाड़ी का ऑप्शन अगर देखिए तो ये राइट हो जाएगा 56। ठीक। अब थोड़ा समझते चलेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। कैसे लगेगा हमारा, देखिए अब दूरी निकालेगा, उसके बाद औसत चाल निकाल के आपको घंटा निकाल देगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 का है। देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। अरे इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कह रहे कि यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा कह रहे कि अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे पीते हैं। इसमें गलत है, चौथा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये जो पानी पीते हैं लोग वो इसमें नहीं पीते हैं। ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आपका डी राइट। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन 1, 2, 3 आपका राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा गलत होगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोग का सितंबर 2014 का पेपर प्रीवियस वाला। प्रीवियस से आपको ये समझ में आता है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था आप लोग का ईवीएस का क्वेश्चन। ठीक। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और एक दूसरे के लिए शेयर भी करते रहें। और नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।